नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री पर। लेकर आई हूँ आज आपके लिए थ्योरी क्लास नंबर 14। थ्योरी क्लास नंबर 14 जो कि है किस पे बेस्ड, रेस्टोरेशन एज पे बेस्ड। बेटा जो रेस्टोरेशन एज है वो स्टार्ट होती है 1660 से। 1660 से स्टार्ट होती है कैसे? विद द सक्सेशन टू द थ्रोन। किससे स्टार्ट होती है? सक्सेशन टू द थ्रोन। किसकी सक्सेशन होती है थ्रोन पे? चार्ल्स सेकंड की। फर्स्ट पॉइंट बिगिंस विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन। मैंने यही बताया कि ये एज 1660 से इसलिए शुरू होती है क्योंकि इस टाइम चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे आके बैठे। अब बेटा मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि चार्ल्स सेकंड जो थे वो ही थ्रोन पे क्यों बैठे? बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। जो चार्ल्स फर्स्ट थे जो पहले स्कॉटलैंड में थे किंग, और फिर ही केम टू इंग्लैंड टू रूल। ये उन्हीं के सन थे चार्ल्स फर्स्ट के जिनके नाम पे कैरोलाइन एज थी। तो चार्ल्स सेकंड वॉज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, was the son of Charles first, known as the age of Dryden। इस एज को ही क्या कहते हैं? एक और नाम है इस एज का, दैट इज एज ऑफ ड्राइडन। सो इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। डोमिनेंट लिटरेरी फिगर जो जॉन ड्राइडन थे वो इस टाइम के, जॉन ड्राइडन इस टाइम के क्या थे? डोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे। क्यों? ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर क्यों थे जॉन ड्राइडन? उन्होंने ऐसा क्या किया था? जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। ही सेट स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। और जॉन ड्राइडन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ट्रांजिशन फ्रॉम पुरितन रिस्ट्रेन टू द लिबर्टी विट एंड रीजन। अब ट्रांजिशन हुआ था, किस चीज का ट्रांजिशन हुआ था बेटा? ट्रांजिशन आया था पुरितन्स का, यानी कि पुरितन्स की जो डोमिनेंस थी उससे किस में चेंज आ गया था? अब पुरितन्स की डोमिनेंस कम हो रही थी और परिवर्तन आ रहा था। क्या परिवर्तन आ रहा था? लिबर्टी मिल रही थी लोगों को, विट मिल रही थी, रीजन मिल रहा था, यानी कि लिबर्टी फॉर आर्ट, लिबर्टी मिल रही थी आर्ट के फील्ड में भी कि कुछ भी लिखो, किसी के बारे में भी लिखो। सो देयर वाज अ लिबर्टी। सो लिबर्टी इन आर्ट, देयर वाज अ लिबर्टी इन आर्ट के फील्ड में लिबर्टी थी। ठीक है। और क्या कहते हैं, थिएटर्स जो थे वो ओपनड हो गए थे, लिबर्टी फॉर थिएटर्स। सो थिएटर्स के लिए भी लिबर्टी थी, आर्ट के लिए, थिएटर्स के लिए। विट मतलब विजडम, और रीजन यानी हर चीज का साइंटिफिक रीजन दिया जा रहा था। अंधविश्वास से दूर थी एज। नोट, सम क्रिटिक्स पुट रेस्टोरेशन एज, कुछ क्रिटिक्स जो है रेस्टोरेशन एज को किस एज के अंडर रखते हैं? रेस्टोरेशन एज को रखते हैं न्यू क्लासिकल एज के अंडर। क्यों? क्योंकि जो न्यू क्लासिकल एज होती है बेटा वो काउंट होती है कहाँ से कहाँ तक? 1660 से 1798 तक। जो रेस्टोरेशन एज है वो ब्रॉडली काउंट न्यू क्लासिकल एज ब्रॉडली काउंट होती है कहाँ से कहाँ तक? 1660 से 1798। तो अगर देखा जाए
तो ये बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड टाइम पीरियड है किसका, न्यू क्लासिकल एज का। ठीक है, अब इसी के अंडर ही रेस्टोरेशन एज भी आ जाएगी, क्योंकि रेस्टोरेशन एज कहाँ से है, 1660 से 1700 तक। तो रेस्टोरेशन एज कवर्स हो जाती है किसके अंडर कवर हो जाती है, न्यू क्लासिकल एज के अंडर कवर हो जाती है। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें रेस्टोरेशन एज की, तो 1649 से 1660 तक, 1649 से 1660 तक किसका रूल चला, पुरितन रूल अंडर द क्रोमवेल। यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, रेस्टोरेशन एज आने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, बैकग्राउंड ये था कि इस टाइम पीरियड से पहले 1660 में जब चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे बैठे, तो उससे पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि 1660 तक रूल रहा किसका, ओलिवर क्रोमवेल, हु वॉज द लीडर, जो कि लीडर थे, किसके लीडर थे, हु वॉज द लीडर, और साथ में जर्नल कह लो, लीडर एंड जर्नल ऑफ पुरितन्स, ही वॉज द लीडर एंड जर्नल ऑफ पुरितन्स। तो इससे पहले इस टाइम पीरियड में ओलिवर क्रोमवेल ने राज किया। और अब 1660 में क्या लिखा, चार्ल्स सेकंड रिस्टोर्ड मोनार्की, थिएटर्स एंड एंग्लिकन चर्च। जो चार्ल्स सेकंड है वो आने के बाद थ्रोन पे क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, किसको रिस्टोर करते हैं, तो मोनार्की को, क्योंकि इससे पहले जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर ना कोई क्वीन थी ना कोई किंग था। और अब जब चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे आए तो मोनार्की रिस्टोर्ड हो गई, यानी किंग्स रूल, जो किंग्स रूल था वो रिस्टोर हो गया। ठीक है, थिएटर्स जो क्लोज्ड हो गए थे, कब, 1642 में थिएटर्स क्लोज्ड हो गए थे, वो रीओपन्ड हो गए 1660 में, किसके थ्रोन पे बैठने से, चार्ल्स सेकंड के। एंग्लिकन चर्चिस, पुरितन्स का राज चल रहा था, एंग्लिकन चर्चिस क्लोज्ड हो रहे थे, तो एंग्लिकन चर्चिस भी ओपन होने लगे और वो भी हाईलाइट होने लगे। एज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वाली जो एज है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मार्क करती है। क्यों मार्क करती है, क्योंकि जो विग्स थे और जो टोरीज थे, विग्स और टोरीज के बीच में क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या आ रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी कंट्री में। अब ये विग्स और टोरीज कौन थे, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। ग्रेट प्लेग क्या था, ग्रेट प्लेग जो थी वो एक, इट वाज द लास्ट, ये एक लास्ट, ग्रेट प्लेग वाज द लास्ट ब्यूबोनिक एपिडेमिक, इट वाज द लास्ट ब्यूबोनिक एपिडेमिक इन इंग्लैंड। ये आखिरी बड़ा एपिडेमिक था, बीमारी थी जो इंग्लैंड में अकर करी। एंड देयर वॉज अ ग्रेट फायर ऑफ इंग्लैंड, ग्रेट फायर लगी किसमें, ग्रेट फायर का इवेंट हुआ इंग्लैंड के अंदर। एंड साइंटिफिक टेम्पर, अब जो साइंटिफिक टेम्पर था, साइंटिफिक टेम्पर मतलब रीजन, लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, रीजन, लॉजिक, ये सब राइज कर रहा था। एंड उस समय साइंटिफिक पीपल जैसे कि इसाक न्यूटन ने क्या करा था, फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट्स की थी। सो इसाक न्यूटन ने उस समय फिजिक्स में डेवलपमेंट की थी, डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरफ। लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। अब लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स क्या थे उस एज के, यानी लिटरेचर में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था उस समय। पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच कल्चर। सो लिटरेचर में इन्फ्लुएंस हो रहा था, किसका इन्फ्लुएंस हो रहा था, फ्रेंच कल्चर का। क्यों फ्रेंच कल्चर का क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड थे
उनको एग्जाइल यानी कि फ्रांस के अंदर। तो जब उन्हें फ्रांस में इतने लंबे समय तक एग्जाइल रही तो वहाँ की कल्चर, वहाँ का क्या कहते हैं ट्रेडिशन, टेस्ट एंड इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था, और वही टेस्ट एंड इन्फ्लुएंस लेके वो कहाँ आ गए, इंग्लैंड आ गए। सो चार्ल्स सेकंड ब्रॉट द टेस्ट लेके आए एंड इन्फ्लुएंसेस लेके आए, टेस्ट एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच कल्चर। सो डेवलपमेंट इस समय चल रही थी, क्या लिटरेचर में डेवलपमेंट हुई, हीरोइक ड्रामा की। किसकी, हीरोइक ड्रामा की डेवलपमेंट हुई इस समय। किसमें डेवलपमेंट हुई, लिटरेचर में। अब हीरोइक ड्रामा बेटा क्या होते हैं, सो हीरोइक ड्रामास, व्हाट आर द हीरोइक ड्रामास, they are celebrating heroic deeds in a serious, and they are in a serious mood. So basically they are serious dramas, they are serious plays which are celebrating the, ये कॉमेडी नहीं होते, सीरियस टाइप के प्लेज होते हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, हीरोइक डीड्स को सेलिब्रेट करते हैं। और किसको सेलिब्रेट करते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है बेटा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इट इज फैशनेबल, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है फैशनेबल लाइफ ऑफ सिटी। मतलब जो मैनर्स हैं, जो बिहेवियर है, उसके थ्रू क्या शो करना, कॉमेडी शो करना। फैशनेबल लाइफ जो है सिटी की, और फैशनेबल बिहेवियर जो चल रहा है आजकल सिटी में, फैशनेबल बिहेवियर और फैशनेबल लाइफ, उसके थ्रू कॉमेडी को प्रेजेंट करना इज कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सटायर फ्लरिश्ड इन पोएट्री एंड प्रोज। सटायर जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे और फ्लरिश कर रहे थे इस टाइम पे। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड अर्बेनिटी, रियलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल विट। जो लिटरेचर थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी लिटरेचर, अर्बेनिटी। अर्बेनिटी क्या था, सिटी, सोफिस्टिकेटेड सिटी लाइफ। तो सोफिस्टिकेटेड सिटी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही थी। अर्बेनिटी मतलब सोफिस्टिकेटेड सिटी लाइफ, सोफिस्टिकेटेड सिटी लाइफ को डिपिक्ट कर रही थी। क्या डिपिक्ट कर रही थी, लिटरेचर। एंड इंटेलेक्चुअल विट मतलब विजडम और थॉटफुल लिटरेचर लिखी जा रही थी, फुल ऑफ विजडम। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, पोइट्री एंड सटायर जो दोनों लिखते थे, कौन कौन थे, जॉन ड्राइडन जो कि एप्सलम एंड, इनका फेमस वर्क था एप्सलम एंड एकिटोफल। सो एप्सलम एंड एकिटोफल, ये वर्क जो है बाइबल से लिया गया था, एंड इट वाज अ फेमस बिब्लिकल टेल थी। बिब्लिकल टेल थी किसकी, ऑफ एप्सलम। ये एक एप्सलम कैरेक्टर था जिसकी टेल थी, एंड जिसने क्या किया था एप्सलम ने, हु रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर, हु रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर, जिसका क्या नाम था, एकिटोफल। नेक्स्ट आते हैं सैमुअल बटलर का फेमस वर्क था ह्यूडिब्रास, विच इज अ मॉक हीरोइक। मॉक यानी कि मजाक,
और साथ में हीरोइक डीड्स का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए मॉकिंग यानी मजाक और हीरोइक डीड्स को जब कंबाइन कर दिया तो मॉक हीरोइक बन गया। देन आते हैं प्रोज पे। प्रोज किसने लिखे? जॉन बनियन का एक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन लॉक का ऐसे था एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड सैमुअल पेपीज इनका वर्क था द डायरी। सो दीज आर द फेमस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जॉन बनियन का फेमस वर्क इनमें से कौन सा है, तो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। फर्स्ट ड्रामा था जॉन ड्राइडन। सो जॉन ड्राइडन का फेमस ड्रामा था ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव जिसकी इंस्पिरेशन, जिसका पूरा उन्होंने राइटिंग कहाँ से ली? विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है? दैट इज एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। और विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड। देन जॉर्ज इथरेज का वर्क है, जॉर्ज इथरेज का कौन सा वर्क है? द मैन ऑफ द मोड। एंड विलियम वाइचरले का वर्क है द कंट्री वाइफ। सो कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि जॉन ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव वर्क है, इसका इन्होंने क्या कहते हैं, पूरा जो इंस्पिरेशन है और जो क्या कहते हैं किसकी तरह है ऑलमोस्ट ये वर्क। सो इट इज़ जस्ट लाइक द एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ये विलियम शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपाट्रा है, जिसका दूसरा नाम एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑल फॉर लव है। लैंग्वेज डोमिनेंस। अब लैंग्वेज कौन सी चल रही थी उस समय? इंग्लिश प्रोज बिकेम पॉलिश्ड एंड प्रिसाइज। अब जो इंग्लिश के प्रोज थे यानी एसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हो गए थे। पॉलिश्ड यानी कि पॉलिश्ड हो गए थे यानी एलिगेंट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गए थे, और प्रिसाइज्ड यानी ब्रीफ हो गए थे, छोटे। एसेस काफ़ी छोटे हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ और एलिगेंट हो गए थे, रिफाइंड हो गए थे, बेटर हो गए थे। पोएट्री जो थी सटायरिकल लिखी जा रही थी, डायडेक्टिक लिखी जा रही थी, एंड ओकेजनल यानी डिफरेंट ओकेजन्स पे, चाहे वो मैरिज का ओकेजन हो, चाहे वो और कोई ओकेजन हो, तो डिफरेंट ओकेजन्स पे लिखी जा रही थी पोएट्री। ड्रामा कौन से हाईलाइट हो रहे थे? हीरोइक ड्रामास, हीरोइक कपलेट्स, विटी डायलॉग्स एंड पॉलिश्ड रिपार्टीज। सिग्निफिकेंस, क्या लिटरेचर की फील्ड में सिग्निफिकेंट चीजें हुई? पहला था शिफ्ट हो रहा था रिनेसा, जो कि रिनेसा मतलब क्या था? रिनेसा में क्लासिकल नॉलेज थी, ठीक है। रिनेसा में क्लासिकल नॉलेज थी और शिफ्ट कहाँ से हो रही थी? क्लासिकल नॉलेज नियो क्लासिकल में। नियो मीन समथिंग न्यू इज एडेड टू द क्लासिकल। न्यू कुछ ऐड हो रहा था क्लासिकल नॉलेज में। तो न्यू क्या ऐड हो रहा था? जो भी नॉलेज थी वो साइंटिफिक बेस्ड हो रही थी, साइंस बेस्ड हो रही थी, ठीक है, रीजन बेस्ड हो रही थी, साइंस बेस्ड हो रही थी, रीजन बेस्ड हो रही थी, ऑर्डर बेस्ड हो रही थी, एक ऑर्डर में चीज़ें लिखी जा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है? सूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो क्लासिकल एज। इस्टेब्लिश्ड मॉडर्न इंग्लिश प्रोज स्टाइल। अब इस समय मॉडर्न इंग्लिश के प्रोज स्टाइल इस्टेब्लिश्ड हो रहे थे। मॉडर्न इंग्लिश के प्रोज स्टाइल मतलब काफ़ी क्लैरिटी थी उसमें, प्रोज में क्लैरिटीज थी, ठीक है। प्रोज विथ क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, रैशनल थे, ठीक है, और लॉजिकल भी थे। ड्रामा रिफ्लेक्टेड सोसाइटीज मैनर्स एंड वाइसेस। ड्रामा क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे? सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सोसाइटी के मैनर्स क्या थे? यानी कि फैशनेबल सोसाइटी,
फैशनेबल बिहेवियर ऑफ अर्बन elite and aristocrat people, aristocratics. So aristocrat people का और जो अर्बन लाइफ थी उसको रिफ्लेक्ट करने लगी थी लिटरेचर. सटायर बिकेम डोमिनेंट. सटायर क्या होते हैं बेटा? सटायर्स जो थे वो डोमिनेंट हो रहे थे इस समय. व्हाट आर द सटायर्स? यूज ऑफ ह्यूमर to attack a person or his behavior. ठीक है, एक पर्सन को अटैक करना या उसके बिहेवियर को अटैक करना. कैसे अटैक करना? थ्रू ह्यूमर. उसको कहते हैं सटायर. ह्यूमर, हंसी मजाक में किसी ना किसी को व्यंग्य मार देना, उसको कहते हैं सटायर. सो प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर अगस्तन एज. और ये सब जो लिटरेचर है इसने ग्राउंड तैयार कर दिया था. किसके लिए? अगस्तन एज के लिए. नाउ अब सारा जो निचोड़ है वो लास्ट के पेज में मैं आपको देती हूँ हमेशा की तरह. रेस्टोरेशन एज यानी कि एज ऑफ ड्राइडन. हु इज कॉल्ड द फादर, ये क्वेश्चन आया हुआ है. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म? सो इट इज जॉन ड्राइडन. उसके बाद हु इज कॉल्ड द, हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का स्टाइलिंग किसने की थी? हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज? So it was John Dryden. French influence was clearly visible. French influence बहुत ज़्यादा था उस समय. क्यों? Because चार्ल्स सेकेंड जो थे he was exiled. कितने साल वो exiled रहे फ्रांस, तो इसलिए फ्रांस का टेस्ट और इन्फ्लुएंस नज़र आता है. लिटरेचर जो थी विटी हो गई थी, रियलिस्टिक हो गई थी, रियलिज्म नज़र आ रहा था, सेटायरिकल हो गई थी यानी ह्यूमर बेस्ड हो गई थी, एंड सोशली एंगेज्ड. अ ब्रिज बिटवीन पुरितन सीरियसनेस. एक ब्रिज बिल्ड हो रहा था लिटरेचर में. कैसा ब्रिज? जो पुरितन की सीरियसनेस और अगस्तन रिफाइनमेंट के बीच में. यानी जो अगस्तन एज आने वाली थी उसकी जो आने वाली रिफाइनमेंट थी उसके बीच में, और ये जो एज चल रही थी उसकी सीरियसनेस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था. यानी कि जो पुरितन एज पिछली गई और अब जो आएगी अगली अगस्तन एज, उसके बीच में ये वाली जो एज है, कौन सी एज? रेस्टोरेशन एज. ये काम कर रही थी ब्रिज का. So this is all for today. You can join me on A1 English 360 degree.